हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में सदाशिवपेट एरिया में दवाइयों की होलसेल मंडी में और इसके एक पॉपुलर दुकान में आए हैं जिसका नाम है न्यू सारिका एंटरप्राइजेस। और दोस्तों इस शॉप के जो ओनर है मिस्टर संतोष सर। तो दोस्तों आज हम सर से मेडिसिन दवाइयों के होलसेल बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कैसे आपको काम करना चाहिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे इस वीडियो में सर हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ लोग दवाइयों का होलसेल का काम करना चाहते हैं। तो सर थोड़ी सी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में, चलेगा ना सर? चलेगा। सर थोड़ी जानकारी आपके बारे में लेना चाहेंगे। आप कब से बिज़नेस कर रहे हैं? मैं करीब 15 साल से ये बिज़नेस कर रहा हूँ। अच्छा। बेसिकली पहला काम तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का किया। अच्छा। उसके बाद में ये बिज़नेस के बारे में पता चला और फिर शुरुआत की। सर आपके जो तरह अगर कोई होलसेल मेडिकल का काम करना चाहता है तो सर कौन सा लाइसेंस लगता है इसके लिए? इसमें बेसिकली एक होलसेल का लाइसेंस लगता है। अच्छा। जो ड्रग ऑफिस बोल के रहता है वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे जाके आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ती है कि क्या करना चाहिए शुरू करने के लिए। हाँ। उसके बाद ये आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। ड्रग लाइसेंस लेना पड़ता है। और इसके लिए ऐसा मतलब मेडिकल का कोर्स वगैरह करना ज़रूरी है? इसके लिए बेसिकली फार्मेसी है तो बहुत अच्छा है। हाँ। अगर आप फार्मेसी नहीं है तो आपको साइंस ग्रेजुएट और यानी फैकल्टी का ग्रेजुएट होने अगर होते हैं तो भी चलता है। अगर आप एनी अदर फैकल्टी के ग्रेजुएशन करते हो तो आपको एक्सपीरियंस जरूरी रहता है इसमें। एक्सपीरियंस ज़रूरी है अगर आपका मेडिसिन का बैकग्राउंड नहीं है नहीं तो हाँ, करीब 5 साल या 6 साल 5 साल कम से कम 5 साल। बस सर अभी जैसे ये होलसेल का बिज़नेस है तो यहाँ पे सर दुकान में जो माल आता है वो कहाँ से आता है और हमारा जो ग्राहक होता है वो कौन होता है? एक्चुअली ये चेन मार्केटिंग का ही काम रहता है। एक्चुअली यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के बाद कैरी एंड फॉरवर्डिंग एजेंट C&F। हाँ। C&F के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद रिटेलर। अच्छा। जो एंड कस्टमर को सर्विस देता है। तो सर होलसेल मतलब जैसी दुकान में कहाँ से आता है माल? ये हमको C&F कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के थ्रू आता है। C&F के थ्रू आता है। और आपके कस्टमर जो होंगे वो मेडिकल रिटेलर वाले होंगे? मेरे कस्टमर मैक्सिमम रिटेलर रहते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल्स, उसके बाद डॉक्टर्स। 2 टाइप का बिजनेस होता है यहाँ पे। रिटेलर खुद का भी आदमी भेजता है। अच्छा। और हम भी हमारा आदमी उनके पास भेजते हैं। अच्छा। दोनों तरफ से होता है काम ये। दोनों तरफ से होता है। तो सर अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहता है तो क्या मतलब ऐसे डिलीवरी देने के लिए ऐसी टेम्पो या फिर ऐसा कुछ? और स्टार्ट में थोड़ा करके भी बढ़ाए तो भी चल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा करके भी तो शुरू में सर 2 व्हीलर पे ऐसा डिलीवरी दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, क्यों नहीं, दिक्कत नहीं है। हमारे पास ऐसे ही है, 2 व्हीलर पे ही हम देते हैं। सर जहाँ तक मुझे पता है इसमें जैसे डायरेक्ट और अंडर कटिंग ऐसे टाइप थोड़ा मुझे पता है। तो सर इसमें क्या फ़र्क रहता है दोनों में? कैसा है कि समझो एक कंपनी आपको डायरेक्ट है, कंपनी ने आपको एज अ डिस्ट्रीब्यूटर बोल के अपॉइंट किया है। तो कंपनी करीब 2, 3, 4 एजेंट को ये दे सकती है डिस्ट्रीब्यूशन से। उसके बाद कंपनी का क्या होता है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोकल एसोसिएशन रहता है। ये भी उनका एसोसिएशन का भी ये रूल है कि आप एक समय में 3 या 4 ही डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर कंपनी का बिजनेस बढ़ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में प्रॉब्लम आने लगता है। अच्छा। डिमांड एंड सप्लाई में जो गैप रहता है वो फुलफिल करने के लिए दूसरे लोग भी उसका डिमांड जनरेट होने के बाद डिमांड करते हैं। तब मेरे पास अगर वो डायरेक्ट कंपनी है तो मैं उनको एज ए ट्रेडिंग में ही देता हूँ। अंडर कटिंग में अगर समझो मेरा मार्जिन 10% है तो मैं 2% मेरे के लिए रखता हूँ, 8% उनको देता हूँ। यही ट्रेडिंग रहता है और यही अंडर कटिंग, उसको ही अंडर कटिंग बोलते हैं। बराबर। मतलब कंपनी एक शहर में 2 से 3 लोगों को ही देती है? हाँ, देती है। तो उसके बाद अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगती है तो क्या करना पड़ता है कि जो आदमी आगे का अपने को बोलता है कि मुझे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 2% मेरे लिए रखता हूँ और 8% उनको देता हूँ। उसको अंडर कटिंग बोलते हैं। बराबर। तो ऐसे अंडर कटिंग पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ही है। ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। तो ऐसे अंडर कटिंग में कितने भी लोगों को दे सकते हो? कितने भी, उसमें कुछ लिमिटेशन नहीं है। उसका कोई लिमिटेशन नहीं है।
तो सर अगर कोई नया ये बिज़नेस शुरू करना चाहता है तो क्या मतलब डायरेक्ट लेना चाहिए या अंडर कटिंग से शुरुआत करेगा तो? अंडर कटिंग से शुरुआत की तो डायरेक्ट तो कोई आपको एजेंसी देगा नहीं। इनिशियल फेज में कैसा है कि आपका एक गुडविल, आपका मार्केट में नाम होना जरूरी रहता है। बराबर। आप अगर पहले फेज में अंडर कटिंग में शुरुआत करते हैं, अंडर कटिंग से आप एक्सपीरियंस भी आता है और आपका कांटेक्ट भी मार्केट में होता है, नाम भी होता है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली कंपनी आपको अप्रोच होती है आपका काम देख के, और आपको एजेंसी मिलना शुरू हो जाती है। ऐसा मिलने शुरुआत होती है। तो शुरू में अंडर कटिंग से शुरुआत करनी पड़ती है। सर थोड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर हमारे देश का नौजवान लड़का ये होलसेल मेडिकल का बिजनेस नए से शुरुआत करना चाहता है तो सर कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? कैसा है, होलसेल बोले तो घाऊक मार्केट बोलते हैं उसको। बराबर। बड़े पैमाने पे ही इसका इन्वेस्टमेंट होता है। बराबर। जैसा अगर ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अगर आपको कम से कम 50 लाख से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। 50 लाख रुपए से, क्योंकि इससे कम में होगा नहीं, और होगा तो बहुत फिर टाइम लगेगा आपको मार्केट में आने के लिए, पहुंचने के लिए। बेसिकली होलसेल में आपको माल ज़्यादा रखना पड़ता है, कंपनी के रूल्स के हिसाब से रखना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा एज कम्पेयर टू रिटेल ज़्यादा ही रहता है। मतलब अंडर कटिंग में भी लेंगे तो भी 50 लाख की इन्वेस्टमेंट। जैसे आपके पास एजेंसीज ज़्यादा है तो बिजनेस ज़्यादा होता है। आप 2-3 कंपनी से लेके अगर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं तो उसमें आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, फिर धंधा नहीं होगा। तो आपको अगर अंडर कटिंग में भी शुरुआत करना है बिजनेस तो कंपनीज बहुत सारी लेनी पड़ेगी। बहुत सारी कंपनीज बोले तो बहुत सारा माल बना ऐसा। फिर भी सर कितनी कंपनी से शुरुआत करनी चाहिए? कम से कम 10-15 कंपनी का तो पोर्टफोलियो रहना चाहिए आपका, और वो भी नॉन कंपनीज का, तो जिसका डिमांड मार्केट में बहुत है। तो वो अगर आप लेकर शुरू करते हैं तो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। और सर होलसेल मेडिकल में जैसे दुकानदार को लगभग कितना प्रॉफिट मिलता है इसमें? यहाँ पे कैसा है, होलसेल रिटेल का मार्जिन ऑलरेडी डिसाइडेड है। अच्छा। तो उसके हिसाब से 10% है, 10%, और रिटेल का 20% है। रिटेल का ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि उनको स्कीम वगैरह का बेनिफिट मिलता है। रिटेल का कम से कम 20 से जाके 40% तक भी मार्जिन होता है। तो ये स्कीम्स ऐसे होलसेलर्स के लिए भी कुछ स्कीम्स रहती है? होलसेलर के थ्रू ही जाती है, लेकिन होलसेलर को पूरा स्कीम बांटना पड़ता है। अच्छा। वो अगर 10% स्कीम आती है तो कभी कभी वो ऐसा कोई लेता नहीं तो 1-2% वगैरह बचती है, नहीं तो मैक्स 90% तो उसको बांटना ही पड़ता है। 90% बांटना ही पड़ता है। और इसमें अंडर कटिंग लेंगे तो कितना मिलता है? मतलब अंडर कटिंग में लिया तो फिर 8% से, अगर मैं लेता हूँ केंद्र से 8% में, तो 8% में से फिर ग्रॉस प्रॉफिट स्कीम का वगैरह छोड़ के 10% ही होता है। अंडर कटिंग में भी लिया ना तो भी मार्जिन वैसा ही उतना ही मिलता है, 10% ही मिलता है। थोड़ा सा स्कीम का मिलता है ना उनको, स्कीम का मिलता है। अच्छा। और सर इसमें उधारी वगैरह देनी पड़ती है? यहाँ रहती है ना, ये हर बिजनेस में है, इसमें भी है। हाँ, लगभग सर लगभग 15 डेज से शुरुआत होती है 45 डेज तक। अच्छा। 45 डेज से भी ज़्यादा लोग लेते हैं, 60-60 दिन तक भी रखते हैं पेमेंट। और सर जो जैसे अंडर कटिंग में काम करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो वो जो डायरेक्ट जिनसे मिलता है उनसे अपने को उधारी मिलती है? नहीं, डायरेक्ट कंपनी जिसके पास से है वहाँ पे जाके आपको बात करनी पड़ती है कि मुझे ये कंपनी का माल चाहिए। अगर वो राज़ी होता है तो ही आपको माल मिलता है। अच्छा। तो समझो मेरे पास एक कंपनी है और मैं उनको देना ही नहीं चाहता, तो उसको मैं नहीं मिलता, फिर वो दूसरे को अप्रोच हो जाता है। अगर दूसरा भी नहीं देता तो नहीं मिलता, फिर वो बाहर देखता है, बाबा पूना डिस्ट्रिक्ट छोड़ के बाहर देखता है, तो बाहर से भी माल ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वहीं से ही मिलना चाहिए, वही मिलता है। यहाँ पे जो अंडर कटिंग में करते हैं कितने लोग ऐसे हैं जो मैक्स बाहर से माल लाते हैं और पूना में बेचते हैं। अच्छा। नासिक से आता है माल, नगर से आता है, मुंबई से आता है, सातारा से आता है, तो वहाँ से मतलब रेट वहाँ में के जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो उनको माल देते हैं पूना में। अच्छा, तो उनसे लेके क्या रेट में थोड़ा फ़र्क पड़ सकता है? नहीं पड़ता, रेट में फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि बाबा मेरा मोनोपोली ख़त्म ना हो इसलिए मैं नहीं देता, तो वो क्या करते, बाहर से माल मंगाते हैं। अच्छा, इसलिए बाहर से उनसे उधारी ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है? नहीं, वहाँ पे अंडर कटिंग में कंडीशन पहले ही रहती कि मैं कम से कम मार्जिन पे काम कर रहा हूँ, 2% पे, तो मुझे माल रखते ही पेमेंट चाहिए। वहाँ पे क्रेडिट नहीं रहता, क्रेडिट कुछ नहीं रहता। वो तो अंडरस्टैंडिंग में अगर 5-6 दिन का दिया तो ठीक है, नहीं तो क्रेडिट रहता ही नहीं है, रहते नहीं। सेम डे चेक देना है आपको और माल लेना है, माल उठाना है।
और सर ये बिज़नेस शुरू करने के लिए लगभग मतलब कितने लोगों का स्टाफ वगैरह लगता है कम से कम? एक 5-6 लोगों में शुरू हो जाता है बिजनेस। इतना स्टाफ लगता है मतलब ऐसे 1-2-3 लोगों से शुरुआत कर? नहीं, कैसा है कि एक बुकिंग का अगर आप प्लान से करना चाहते हैं, एक बुकिंग को रखना है मुझे आदमी, एक डिलीवरी को रखना है, एक बिलिंग के लिए रखना है, एक काउंटर पे रखना है, तो 5-6 आदमी की ज़रूरत तो लगती है। और सर हमारे देश का नौजवान लड़का ये बिज़नेस करना चाहता है और एक सफल तरीके से अच्छे तरीके से करना चाहता है, नए से शुरुआत करना चाहता है, तो सर कैसे काम करना चाहिए ताकि वो सफल हो जाए इसमें? कैसे बेसिकली आपको ये बिज़नेस का पूरा जानकारी लेना चाहिए। अच्छा। आपको कहा तो एक्सपीरियंस लेना चाहिए। हाँ हाँ। बिजनेस शुरू करने से बेहतर है कि आप इसका एक्सपीरियंस ले, आपको इसके डेप्थ में जानकारी ले बिजनेस के बारे में, बराबर। और करे फिर कुछ ऐसा, द स्काई इज़ द लिमिट बोलते हैं ना, ऐसा है। आपके पास नॉलेज मिलता है तो ये बिज़नेस बहुत आगे तक जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत आगे तक जा सकते हैं, बराबर। तो सर इसमें सेल बढ़ाने के लिए ऐसे अलग अलग शॉप्स में अपना लड़का भेजना ज़रूरी है? हाँ, कैसा है कि ये होने के बाद ही आपकी दुकान का पता, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास एजेंसीज कौन सी है, वही मार्केटिंग करता है आपका, और कंपनी आपके पास जो डायरेक्ट है वो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आपकी मार्केटिंग करते हैं। अगर आप जाते हैं शॉप टू शॉप तो ही पता चलता है कि आपके पास कौन सी कंपनी है, माल क्या है, और आप क्या सर्विस दे पाएंगे। अच्छा भी होता है ये काम, तो अलग अलग शॉप्स में जाके जाना ही पड़ता है, जाना ही एक गुडविल, एक रिलेशन बनाना ही पड़ता है। सर अगर किसी दुकान का लगभग 15 से 20 हज़ार रेंट है और एक लगभग 3-4 लोग काम कर रहे हैं उसकी दुकान में, तो सर ऐसे खर्चा निकालने के लिए कितना सेल होना चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट तो करीब 20-25 लाख रुपए तो मंथली बिजनेस होना चाहिए, तभी एक पूरा ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अच्छा, कम से कम महीने का 20-25 लाख रुपए होना चाहिए बिजनेस, मतलब डेली का 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा है। ज़्यादा, लाख रुपए की 25-4 छुट्टी जाती है। हाँ, और ऐसा बिजनेस सेट होने के बाद ऐसा हो जाता है उतना टर्न? हाँ, हो जाता है। और सर इसमें ऐसा पैसा डूब भी सकता है कभी, मतलब ऐसा? नहीं, डूबता तो नहीं है पैसा। आप अगर आपके कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर रखेंगे, फॉलोअप रखेंगे, तो डूबने का चांसेस नहीं है ऐसा कुछ। मतलब ऐसा मेडिकल बंद हो गया या फिर ऐसा कुछ? तो ऐसा कुछ एक्सीडेंटल केस है, बाबा कुछ मर गया, ये उसमें तो जाता ही है ऐसा। लेकिन अगर शॉप शुरू है उसका कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो पैसा डूबता नहीं। बराबर। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, कि अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है, लगभग 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, तो सर लगभग इसमें कितना पैसा मिल सकता है अगर बिज़नेस अच्छा सेट हुआ तो? अगर 50 लाख रुपए का अगर बिजनेस करते हैं आप, तो 1.5 या 2 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट मार्जिन हर मंथ मिल सकता है। और सर ऐसा मतलब ये बिज़नेस मतलब एक ऐसा बिज़नेस है, इसमें ऐसा लोन लेके भी क्या बिज़नेस करना चाहिए क्या, ऐसा मतलब? कैसा है कि ये बिजनेस ही एक्चुअली इन्वेंट्री का बिजनेस है। इसमें आपके पास अगर खुद का पैसा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन सीड कैपिटल बोलते हैं, अगर सीड कैपिटल के पास आपके नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, बराबर, लोन लेके ही करना पड़ता है। इन्वेंट्री इज़ वेरी बिग इशू, नहीं तो बिग ये सब्जेक्ट है। इसमें इन्वेंट्री रहते हैं तो यहाँ इसमें मार्केट में ऐसा बोला जाता है, जिसका माल है उसके पास उसका ताल है। माल रहेगा तो बिजनेस होता है, माल नहीं रहेगा, कैसा है, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर्स रहता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ रिक्वायरमेंट रहता है, तो आपके पास माल ही रहना चाहिए, जरूरी माल होना जरूरी, माल होना जरूरी। सर आपके पास जैसे कौन सी कंपनी है, ताकि अगर कोई व्यूअर आपसे अगर माल लेना अभी चाहे? मेरे पास एक 15 कंपनी का पोर्टफोलियो है। अच्छा। उसमें कोरोना रेमेडीज एक अच्छी कंपनी है, फिर ब्रिटिश बायोलॉजी का है, मर्क एक है, रेक्सिया बोल के एक कंपनी है। अच्छा, और बाकी की लोकल भी कंपनीज है। सबसे बड़ी कंपनी तो कोरोना रेमेडीज है। कोरोना रेमेडीज। तो दोस्तों कोरोना सीजन में अगर आपको दवाई की ज़रूरत है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सर का फ़ोन नंबर मैं दे दूंगा, आप चाहे तो माल मंगा सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम रेगुलरली अलग अलग बिजनेस टॉपिक्स पे वीडियो पेश करते रहते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, एंड टेक केयर।